हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोनिका मित्तल एमएम। तो देखिए, इन वीडियोस के अंदर तो अभी हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम मैथ्स 1 का सॉल्यूशन डिस्कस किया है, जहाँ पर हमने, और प्लेलिस्ट है आपके पास AKTU मैथ्स 1 प्रीवियस ईयर पेपर। और इस प्लेलिस्ट के अंदर 2018-19 से सॉल्यूशंस हैं। तो अगर आप अपना मैथ्स 1 कम्प्लीटली रिवाइज करना चाहते हैं तो 5 इयर्स के पेपर को आप कम्प्लीटली कर लें, क्योंकि इन वीडियोस के अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की मैंने बहुत कोशिश की है। तो अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी हम रिसेंटली 22-23 पर वर्क कर रहे हैं, तो इसके 2 पार्ट में ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। देखिए, ये सेक्शन सी है, और सेक्शन सी में आपके पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो यहाँ ये आपको चॉइस मिलता है अटेम्प्ट एनी वन। और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास है ये आपके पास यूनिट 1 से होगा। तो यूनिट 1 में आपसे कहा गया अटेम्प्ट एनी वन, और ईच क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 7 मार्क्स है। तो देखिए, यहाँ पर जो उसने टॉपिक्स पूछे हैं, तो यहाँ उसने कहा है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, और सेकंड क्वेश्चन आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो देखा है सेक्शन बी, वहाँ केले हैमिल्टन पूछा गया था। तो यूनिट 1 से जो हमारे पास टॉपिक्स पूछे गए इस पेपर के अंदर 22-23, तो एक तो उसने पूछा है केले हैमिल्टन पूछ लिया सेक्शन बी के अंदर, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर पूछ ली गई है, और नेक्स्ट आपसे पूछ लिया गया है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। तो देखिए, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही आते हैं, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, केले हैमिल्टन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस कोई भी पूछा जा सकता है। तो और अगर हम इसके आगे मूव करें तो आप टॉपिक्स एक बार देख सकते हैं, क्योंकि टॉपिक्स देखने से आपको ये आइडिया हो जाता है कि एटलीस्ट हमें ये टॉपिक तो प्रिपेयर करने ही हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास यूनिट 2 से है। फिर से चॉइस है अटेम्प्ट एनी वन। फर्स्ट क्वेश्चन ट्रेस ऑफ कर्व है, और सेकंड क्वेश्चन आपका, अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका आइलर थ्योरम से है। तो इस क्वेश्चन को आप आइलर थ्योरम से कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मुझे इसमें अटेम्प्ट एनी वन है तो सबसे सिंपल जो क्वेश्चन है आप बी पार्ट करें, ट्रेस ऑफ कर्व को आप चॉइस में निकाल सकते हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 को अगर डिस्कस करें तो ये आपके पास यूनिट 3 से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि स्टूडेंट्स को चॉइस करनी भी आनी चाहिए कि कहाँ पर आप उसे मैक्सिमम मार्क्स आप ले सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन ईजी है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट जैकोबियन से है। अब जैकोबियन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लॉट्स ऑफ टॉपिक हैं। तो यहाँ जो जैकोबियन से पूछा गया है, देखिए पूछा गया है डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पर बेस्ड है, और फाइंड द रिलेशन, जैकोबियन का ये टॉपिक। और नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर बॉक्स कैपेसिटी 32, और ये क्वेश्चन आपके पास है लैग्रांज। तो इसका मीनिंग अगर हम ने जैसे सेक्शन बी भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर यूनिट 3 से जो टॉपिक था वो था टेलर एक्सपेंशन लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक इसने यहाँ पर ले लिया जैकोबियन, और नेक्स्ट आपके पास आ गया लैग्रांज। तो वैसे भी ये 3 टॉपिक यूनिट 3 से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाएं तो ये यूनिट 4 से है। फिर से आपके पास चॉइस है अटेम्प्ट एनी वन। तो अटेम्प्ट एनी वन में अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली उसने इवैल्यूएट कराया है, और इवैल्यूएट कराते हुए उसने यहाँ लिमिट्स नहीं दी हैं, लिमिट के लिए उसने रीज़न प्रोवाइड करा दिया। रीज़न है, रीज़न में डायरेक्टली लिमिट्स दे दी गई हैं। सो सिंपल है कि आपको सोचना ही नहीं है कि हम लिमिट्स कैसे निकालें, सारे वेरिएबल्स की लिमिट है। दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ चॉइस में आपके पास है ड्रिचलेट से, और ड्रिचलेट में भी अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये इंटीग्रेशन तो कुछ भी हो सकता है। रीज़न देखिए x + y + z = 1। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि मुझे अगर एक क्वेश्चन की चॉइस करनी है, सो सिंपल क्वेश्चन इज ड्रिचलेट, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को करते हुए सोचना ही नहीं पड़ेगा। ड्रिचलेट का डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, कुछ भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में ये आपके पास आता है कंप्लीटली वेक्टर कैलकुलस है। तो वेक्टर कैलकुलस में अगर हम सेक्शन बी में बात करें तो वहाँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बाद सेक्शन सी के अंदर उसने कौन से टॉपिक कवर किए हैं, तो दोनों थ्योरम्स आ गई हैं। मतलब वेक्टर डिफरेंशिएशन उसने सेक्शन बी में पूछ लिया, और सेक्शन सी के लिए जो आपके सिलेबस की 3 थ्योरम है, ग्रीन है, गॉस है, स्टोक्स है, तो 2 थ्योरम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो आपने जो भी थ्योरम अच्छे से प्रिपेयर की है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हमारे यूनिट 3 में है और ये है टॉपिक जैकोबियन। देखिए जैकोबियन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यहाँ जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो है फंक्शन की डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। और साथ में अगर फंक्शन हमारे डिपेंडेंट निकलते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर उसने रिलेशन भी पूछा है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते हैं कि अगर गिवन फंक्शन हमारे पास नॉट इंडिपेंडेंट है, मींस दे आर डिपेंडेंट फंक्शन, तो इस केस के अंदर जेकोबियन ऑफ दीज फंक्शंस विल बी जीरो। मतलब जेकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 का आंसर क्या मिलेगा? जीरो। अगर ये आंसर जीरो मिलता है तब आप कहेंगे कि जो y1 y2 y3 फंक्शन है ये डिपेंडेंट है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर y1 गिवन है आपके पास, x1 माइनस x2 x2 प्लस x3 इनकी मल्टीप्लाई करके रख लो क्योंकि डेरिवेटिव करना आसान होगा। इसी तरह y2 गिवन है x1 प्लस x2 x2 माइनस x3, तो आपने इसकी भी मल्टीप्लाई करके रख ली, इसमें भी डेरिवेटिव हमें करना है। और y3 आपके पास है x2 x1 माइनस x3, इस ब्रैकेट को भी ओपन करके रख लीजिए। अब हम आते हैं जेकोबियन पर। तो जेकोबियन जो हमें निकालना है वो निकालना है y1 y2 y3 का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3। तो चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। अब हमें जेकोबियन जब भी हम निकालते हैं तो सबसे पहली जो रो है वो y1 पर डिपेंड है, मतलब y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 और y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3। फर्स्ट रो बन गई। सेकंड रो बनानी है तो y2 के डेरिवेटिव ले लो तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में, और थर्ड रो बनानी है तो y3 का डेरिवेटिव ले लो तीनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। तो चलिए डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है y1 पर आती हूँ। y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो फर्स्ट टर्म से आंसर जो आपको मिल जाएगा ये आ गया x2, और सेकंड टर्म से भी आंसर में एक टर्म आ जाएगी प्लस का x3। अब करते हैं, आप x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y1 को, तो फर्स्ट टर्म से आंसर मिल जाएगा आपको x1, और इसके बाद थर्ड टर्म पे आएंगे एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x2, और लास्ट वाली टर्म से आपको x2 के रेस्पेक्ट में मिल गया आंसर माइनस का x3। अब आते हैं y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, तो सेकंड टर्म से आपके पास आंसर आ गया x1, और लास्ट टर्म से आपके पास आंसर आ जाता है माइनस का x2। तो ये आपके पास फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब आते हैं सेकंड रो पर, तो y2 पर आ जाती हूँ। y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो फर्स्ट टर्म से आंसर x2 और सेकंड टर्म से आपके पास आंसर आ गया माइनस का x3। नेक्स्ट आता है y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2, सो फ्रॉम फर्स्ट टर्म इट्स x1 एंड थर्ड टर्म प्लस का 2x2, और लास्ट वाली टर्म से आंसर आ गया माइनस x3। y2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x3, तो सेकंड टर्म से आंसर मिलता है माइनस x1, और लास्ट वाली टर्म से x3 के रेस्पेक्ट में करेंगे, दिस इज माइनस x2। सेकंड रो कंप्लीट। अब थर्ड रो के लिए y3 पर पहुंच जाइए। y3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 एक ही टर्म है, दिस इज x2। x2 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म से आंसर x1 माइनस x3। अब x3 के टर्म में कर रहे हैं तो ये आंसर आपके पास आ गया माइनस का x2। अब आपकी चॉइस है, देखिए डिटर्मिनेंट आपको एक्सपेंड करना है, फर्स्ट रो के थ्रू करो, सेकंड के करो, कॉलम के थ्रू करो, या कोई रो कॉलम ऑपरेशन लगाओ। तो यहाँ पर मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, r1 टेंड्स टू r1 प्लस r2। तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे। फर्स्ट और सेकंड रो को अगर मैं ऐड कर दूं तो x3 कैंसिल होकर ये बन जाएगा 2x2, और यहाँ पर आप इन दोनों को एडिशन करें तो 2x2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ x1 माइनस x3। और लास्ट वाले टर्म में अगर आप इसको ऐड करते हैं तो x1 कैंसिल हो गया, माइनस का 2x2। सेकेंड रो एज इट इज आपके पास आ गया x2 माइनस x3, x1 प्लस का 2x2 माइनस का x3 माइनस x1 माइनस x2, और थर्ड रो भी आपके पास एज इट इज x2 x1 माइनस x3 एंड माइनस का x2। अब आप इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखिए, फर्स्ट और थर्ड रो आपको कुछ नजर आएगा, दोनों ही रो लगभग सेम आ रही हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है आप 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास ये सेम रो बनती है, दिस इज x1 माइनस x3 माइनस का x2, और सेकेंड रो एज इट इज x2 माइनस x3 x1 प्लस 2x2 माइनस x3 एंड माइनस x1 माइनस x2, और ये x2 था, ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, दिस इज माइनस x2, और दिस इज x2 x1 माइनस x3 एंड माइनस का x2। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड रो सेम,
तो इसलिए क्योंकि दो रो आइडेंटिकल है, सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अगर ये 0 है तो इसका मीनिंग, अगर जैकोबियन 0 है, इसका मीनिंग y1, y2 और y3 कैसे फंक्शन होंगे? दीज आर डिपेंडेंट फंक्शन। यही आपको शो करना था। अगर ये डिपेंडेंट है तो नेक्स्ट हमें लेना है इसका रिलेशन। तो रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपके पास फंक्शन गिवन है उनको लिख लीजिए। तो देखिए मैंने तीनों फंक्शन लिख लिए जो क्वेश्चन में गिवन है और इनकी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करके भी लिख लिया। रिलेशन का मतलब है x1, x2, x3 का एलिमिनेशन तीनों इक्वेशन से। तो देखिए तीनों को एलिमिनेट करने के लिए तीन वेरिएबल आपको एलिमिनेट करना है, x1, x2, x3। तो कहीं आपको फैक्टर करने पड़ेंगे, कहीं ऐड करना पड़ेगा, कहीं सब्ट्रैक्ट, तो हर क्वेश्चन में अलग अलग सोचना है। तो किस तरह से आप यहाँ पे काम करें, अगर हम y2 और y1 को ऐड कर दें तो आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। आपने दोनों को ऐड किया तो x1 और x2 तो ऐड हो गया, ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ x1 x2 माइनस x1 x3 और प्लस का x1 x3 ये कैंसिल हो गया। इसके बाद x2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और x2 x3 और माइनस x2 x3 ये ऐड हो गया, माइनस का 2 टाइम्स x2 x3। यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन ले लें तो x1 x2 माइनस का x2 x3 और यही सेम वैल्यू आपको किस में दी गई है? सेम वैल्यू आपको दी गई है y3। तो यहाँ पर आप y3 लिख सकते हैं। तो ये आपके पास बन गया y3, दिस इज 2y3। ये आपके पास रिलेशन आ गया कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू 2y3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन है टॉपिक लेग्रांज मेथड। लेग्रांज मेथड पर बेस्ड है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज़ ओपन एट टॉप, तो ये मैंने बॉक्स बनाया विच इज़ ओपन एट टॉप, टॉप वाला सरफेस हटा दिया है। हैज़ ई कैपेसिटी 32 क्यूबिक फीट। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम इसका गिवन है 32, ये आपके पास गिवन है। डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ बॉक्स such that least material is required। लीस्ट मटेरियल इज रिक्वायर्ड मीनिंग क्वेश्चन के अंदर सरफेस एरिया को आपको मिनिमाइज करना है। तो लेकिन सरफेस एरिया जब आप मिनिमाइज करें तो वॉल्यूम 32 ही रहना चाहिए, ये कंडीशन है। तो जब भी हम लेग्रांज पे काम करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता है, दूसरा गिवन कंडीशन होती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी कि सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है जहाँ कंडीशन है वॉल्यूम। तो चलिए सबसे पहले हमने बॉक्स की डायमेंशन लेट कर ली। लेंथ आपके पास x, ब्रेथ y और हाइट आपने ले ली z। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बॉक्स का क्या पढ़ते हैं? LBH। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है x, y, z की वैल्यू 32 और जो गिवन कंडीशन है उसे फाई से डिनोट करते हैं। सो फाई इक्वल्स टू आपके पास आ गया x, y, z माइनस 32। अब आते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का जनरल फॉर्मूला होता है बॉक्स के लिए 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। ये आपके पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब इसमें से एक सरफेस हटा दो तो माइनस अगर मैं इसमें LB करूँ तो मेरे पास फॉर्मूला रह जाएगा LB प्लस 2BHL प्लस 2HL। तो यहाँ सरफेस एरिया आपके पास आ गया क्योंकि LB मैंने XY ले रखे हैं। सो XY प्लस 2YZ प्लस का 2ZX ये बन गया। और यही आपके पास क्या है? दिस इज ए स्मॉल f जिसे आपको क्या करना है? मिनिमाइज करना है। अब लेग्रांज फंक्शन कैसे लिखते हैं? लेग्रांज फंक्शन लिखते हैं स्मॉल f प्लस लैम्डा फाई। स्मॉल f मिनिमाइज या मैक्सिमाइज के लिए जो फंक्शन दिया है एंड लैम्डा फाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैपिटल F मेरे पास है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना है मीनिंग XY प्लस 2YZ प्लस 2ZX। ये आ गया स्मॉल f प्लस लैम्डा फाई। आपके पास वॉल्यूम गिवन है मीनिंग XYZ माइनस 32। अब आपको यहाँ पे निकालना है LBH क्योंकि ये जो आपने लिया है लेट किया है और इसे निकालने के लिए हम यूज़ करने जा रहे हैं f का डेरिवेटिव, टोटल डेरिवेटिव है। सो f का डेरिवेटिव df। तो आप f को डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विद रिस्पेक्ट टू x dx, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू y dy एंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z dz। फॉर स्टेशनरी पॉइंट आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं, आपने 0 पुट कर दिया। इसका मीनिंग ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो आपके पास dx, dy, dz के कॉरस्पॉन्डिंग है ये क्या बन जाएंगे? 0। इसका मीनिंग जब भी हम ये 0 बना रहे हैं तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगी। तो ये 3 इक्वेशन मैंने फर्स्ट लिख ली है विद रिस्पेक्ट टू x
एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल एक्स। सेकेंड डी वाई के कॉरस्पॉन्डिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई में, और डी जेड के कॉरस्पॉन्डिंग डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस लैम्डा डेल फाई ओवर डेल जेड। क्वेश्चन को देखकर अब बस मुझे इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो चलिए इक्वेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एफ आपके पास ये रखा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कर रहा है, तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा वाई प्लस 2z प्लस लैम्डा, फाई पर आ जाइए, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई वाई जेड और 32 का डेरिवेटिव 0। अब करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 2z प्लस लैम्डा, फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, दिस इज एक्स जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू z, तो f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आप ले रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 2y प्लस 2x प्लस लैम्डा, फाई पर पहुंच जाओ, विद रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव ले रहे हो तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब आपके पास इस तरह से 3 इक्वेशन है, आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन में मैंने किया मल्टीप्लाई बाई एक्स, मैंने यहाँ लिख दिया कि मल्टीप्लाई बाई एक्स कर रही हूँ। सेकेंड इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद वाई, और थर्ड इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया विद जेड। तो जब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई एक्स कर दूँ तो ये कन्वर्ट हो गया एक्स वाई प्लस 2zx प्लस लैम्डा का एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई वाई, सो एक्स वाई प्लस 2zy प्लस का लैम्डा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई z है, सो 2yz प्लस का 2zx प्लस का लैम्डा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो ये मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये मैंने लेट कर ली सेकेंड इक्वेशन, और ये लेट कर ली थर्ड इक्वेशन। और ऐसा करने से मैंने तीनों ही इक्वेशन में एक टर्म कॉमन बना ली है, लैम्डा एक्स वाई जेड, लैम्डा एक्स वाई जेड, लैम्डा एक्स वाई जेड। इससे मेरे को क्या होगा कि रिलेशन निकालने आसान होंगे और आगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान होगा। तो देखिए अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि फर्स्ट माइनस सेकेंड किया, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास टर्म क्या बचेगी, ये बचेगा 2zx माइनस का 2zy, लैम्डा एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज 0। 2z अगर आप यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ गया आपके पास x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपको दो कंक्लूजन मिलते हैं कि z इक्वल्स टू 0 हो या x इक्वल्स टू वाई हो। डायमेंशन 0 पॉसिबल नहीं है, तो रिलेशन आपको मिल गया कि x और y इक्वल्स टू 0 हैं, मतलब जो हमने l और b लेट किए थे वो दोनों डायमेंशन इक्वल आएंगे। इसी तरह आप सेकंड माइनस थर्ड कर सकते हैं या फर्स्ट माइनस थर्ड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो अगर हमने सेकंड माइनस थर्ड किया तो सेकंड माइनस थर्ड में देखिए 2yz और 2zy कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास रिमेनिंग बचेगा xy माइनस का 2zx इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x कॉमन आ गया, सो y माइनस का 2z इक्वल्स टू 0। तो x डायमेंशन 0 नहीं हो सकती, तो आपके पास आ गया y इक्वल्स टू 2z। इन दोनों डायमेंशन के अंदर एक रिलेशन आ गया। अब हम यहाँ से जो भी रिलेशन निकालते हैं तो जो गिवन है उसके अंदर पुट करेंगे, और गिवन है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या गिवन है, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 32। अब देखिए एक्स वाई जेड है, एक्स की वैल्यू वाई के बराबर है वाई, और यहाँ से भी मैंने जेड निकाल लिया, जेड है वाई बाई 2, ये भी आपने पुट कर लिया वाई बाई 2 इक्वल्स टू 32। तो एक इक्वेशन बन गया वाई क्यूब इक्वल्स टू 64, वाई इक्वल्स टू 4। तो अगर वाई की वैल्यू 4 है, इसका मीनिंग एक्स इसके इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू भी आपके पास 4 आ गई। इसके बाद z आपके पास है y बाई 2 मीनिंग 4 बाई 2, तो z की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2। तो डायमेंशंस आ गई 4 4 2, तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, इट्स आंसर 32। तो इस तरह से आप इस लेग्रांज के क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये है यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रल से। तो यहाँ जो टॉपिक इसने फर्स्ट पार्ट में पूछा है वो है पूछा है ट्रिपल इंटीग्रल इवैल्यूएट कराया सिंपली, और साथ में क्योंकि लिमिट नहीं दी है, लिमिट को उसने डिफाइंड कर दिया है कि वेयर आर इज रीजन डिटरमाइंड बाय, और x दे दिया, y दे दिया, z दे दिया, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इस रीजन से क्लियर लिमिट है कि जो सबसे इनर लिमिट है वो z की जाएगी 0 से x प्लस वाई,
मिडल वाली लिमिट y की है 0 टू एक्स स्क्वायर और आउटर लिमिट जाएगी x की। ये कांस्टेंट लिमिट है और आउटर लिमिट ऑलवेज कांस्टेंट होती है x की। तो इसी ऑर्डर में ये इंटीग्रेशन परफॉर्म भी होगा dz dy dx। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो दिस इज 0 टू 1 एंड 0 टू एक्स स्क्वायर। z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और y दोनों ही कांस्टेंट हैं, सो x माइनस 2y इंटू जेड, और z का इंटीग्रेशन आ गया z स्क्वायर बाई 2 और इस पर आपने लिमिट अप्लाई कर दी 0 से x प्लस वाई। अब रिमेनिंग बचा dy dx, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करता है, सो 0 टू 1 0 टू एक्स स्क्वायर, दिस इज x माइनस 2y और अपर लिमिट आ गई x प्लस वाई। नेक्स्ट है z स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये अब आपके पास बचा dy dx। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अगर मैं इसका 2 एलसीएम ले लूँ तो मैं 1/2 को तो मैंने कर दिया बाहर, 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ आ गया और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ, तो ये बचा एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एक्स वाई, 2 से मल्टीप्लाई है सो 2xy। नेक्स्ट आएगा माइनस का 2yx, 2 से मल्टीप्लाई सो माइनस का 4xy। नेक्स्ट माइनस का 2y स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई सो माइनस का 4y स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज dy dx। अब अगर आप यहाँ देखें तो 2xy माइनस 4xy और 2xy ये तो कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और माइनस का 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा माइनस का 3y स्क्वायर। तो ये आपके पास बचा 1/2, 0 से 1 और 0 से एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। ये क्वेश्चन ये रह गया। 3 भी इसका बाहर कर देते हैं और सिंपल इंटीग्रेट करते हैं, तो 3/2 अगर आप इसमें बाहर कर दें, अब इंटीग्रेशन आपके पास आ जाता है विद रिस्पेक्ट टू y। 0 टू 1 एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 टू एक्स स्क्वायर। अब रिमेनिंग बचा dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 3/2। 0 टू 1 अपर लिमिट अप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, तो आपके पास आ गया एक्स रेज टू दी पावर 6/3 और इसकी लिमिट आ गई दिस dx। ये आपके पास क्वेश्चन रह गया एक्स रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद इंटीग्रेशन करना सिंपल है, तो करते हैं इंटीग्रेशन। 3/2 एक्स रेज टू दी पावर 5/5 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 7/7 मतलब 21 और ये लिमिट बची अब 0 से 1। सो 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 माइनस 1/21। एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3/2 तो इसका एलसीएम आ गया 2 इंटू 21, तो 2 इंटू 21, ओ सॉरी 2 लिख रही हूँ, दिस इज़ 5। एक्स रेज टू दी पावर 5/5 है, दिस इज़ 5, तो ये 5 है, दिस इज़ 5। तो ये बचा 21 माइनस का 5, 21 माइनस 5, सो 3/2 16 अपॉन 5 इंटू 21। तो ये इससे मैंने कैंसिल किया 8, 3 से 21 कैंसिल कर लिया 7, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 8/35। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, सिंपली ट्रिपल इंटीग्रल पूछा गया जिसमें उसने लिमिट भी नहीं निकालनी, लिमिट भी डायरेक्टली दी गई थी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट, यूज डिरिचलेट। अब ये क्वेश्चन डिपेंड है डिरिचलेट पर और उसने सिंपली इवेल्युएट कराया क्वेश्चन में। हमेशा डिरिचलेट के क्वेश्चन में वॉल्यूम मास पूछा जाता है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा ये इंटीग्रेशन इवेल्युएट करिए बाय यूजिंग डिरिचलेट, जिसमें उसने रीज़न बता दिया कि रीज़न बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 1 का प्लेन। तो सबसे पहले डिरिचलेट का स्टेटमेंट देखते हैं कि डिरिचलेट थ्योरम क्या कहती है। ट्रिपल इंटीग्रल x रेज टू द पावर l माइनस 1, y रेज टू द पावर m माइनस 1, z रेज टू द पावर n माइनस 1 dx dy dz, दिस इज इक्वल्स टू
x रेज टू द पावर l माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग गामा l, नेक्स्ट गामा m, नेक्स्ट गामा n डिवाइडेड बाय गामा l प्लस m प्लस n प्लस 1, प्रोवाइडेड कि v इज बाउंडेड बाय x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than equals to 0 and x plus y plus z less than equals to 1 का प्लेन। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है ये ट्रिपल इंटीग्रल एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रीज़न दिया है वो मैंने लिख दिया एज इट इज़। देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। लास्ट वाली कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल्स टू 1, आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1, एज इट इज़ सेम कंडीशन है। अगर ये कंडीशन एज इट इज़ सेम नहीं होती तब हम इसे बनाते, कुछ लेट कर लेते, यू वी डब्ल्यू लेट करके चलते अधिकतर, लेकिन यहाँ हमें वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली गिवन है। तो हमें सिर्फ क्या देखना है, हमें तो पावर देखना है, x की पावर 1, y की पावर 1, z की पावर 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग l माइनस 1 आपके पास 1 है, m माइनस 1 1 है और n माइनस 1 की वैल्यू भी 1 है। तो इससे आपके पास lmn की वैल्यू आ गई, lmn तीनों की वैल्यू ही आपके पास 2 आ गई। तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया गामा l, गामा 2, गामा m मतलब गामा 2, गामा n, गामा 2 डिवाइडेड बाय तीनों का सम प्लस 1, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1। तो गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 मीनिंग 1, ये बन गया गामा 7, गामा 7 इज फैक्टोरियल 6, आंसर इज 1/720। देखिए इससे सिंपल क्वेश्चन इस पेपर में कोई नहीं था। 2 और 3 लाइन में सॉल्यूशन ख़त्म और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर गिवन था। तो अगर इन दोनों क्वेश्चन में कोई एक चॉइस आपको लेनी पड़े तो सबसे सिंपल क्वेश्चन ये डिरिचलेट था। तो चलिए इस पेपर के हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट यूनिट नंबर 5 वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन है। तो देखिए इस पार्ट में दोनों ही क्वेश्चन थ्योरम से पूछे गए हैं। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर उसने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की बात कर दी है और क्वेश्चन को सिंपल ही कर दिया है क्योंकि उसने सिर्फ इवैल्यूएट कहा है, वेरीफाई नहीं कहा है। तो इवैल्यूएट क्या करना है, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस सरफेस इंटीग्रल। अब सरफेस को उसने साथ में डिफाइंड किया है और वेक्टर एफ भी डिफाइंड किया है। वेक्टर एफ आपको क्वेश्चन में दिया गया है और सरफेस के लिए उसने कहा है कि एस इज ए सरफेस ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सिलेंडर, बाउंडेड बाय द सिलेंडर। सिलेंडर के लिए उसने कुछ आपको इक्वेशंस प्रोवाइड करा दिए। तो जब भी हम किसी थ्योरम पे काम कर रहे हैं यूनिट 5 में, तो हमारा पहला काम होगा एग्जाम में बैठकर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। तो सो डबल इंटीग्रल along surface vector f dot n cap ds equals to ट्रिपल इंटीग्रल v डाइवर्जेंस f dv, और dv होता है dx dy dz। इसका मीनिंग सरफेस को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम इंटीग्रल। क्वेश्चन में यही पूछा है, वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस को आप कन्वर्ट किस में करोगे, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी एक्स डी वाई डी जेड। अब क्वेश्चन में मुझे मेनली डाइवर्जेंस एफ निकालना है, तो डाइवर्जेंस एफ निकाल रही हूँ और साथ में वेक्टर एफ दिया है। अब मैं आती हूँ सरफेस के सिलेंडर, जो उसने कहा सिलेंडर। तो देखिए मैंने सिलेंडर को ड्रॉ करने की कोशिश तो की है कि जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली यहाँ पर सिलेंडर कैसे दिया गया है। आपके पास है देखिए एक्स वाई प्लेन और ये जेड एक्सिस मैंने लिया। तो जो सिलेंडर का बेस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब सर्किल है, और z इक्वल्स टू 0 मतलब एक्स वाई प्लेन होगा। तो इस सिलेंडर का बेस जो मैंने यहाँ बनाया है ये z इक्वल्स टू 0 का प्लेन है। z एक्सिस पर 3 का हाइट ले लीजिए और जो ये अपर फेस बना है ये z इक्वल्स टू 3 का सरफेस हो जाएगा। और क्योंकि सिलेंडर जो है वो सर्कुलर है, सर्कुलर सिलेंडर है, इसीलिए जो इसके बेस का ये इक्वेशन निकल कर आएगा, या प्रोजेक्शन कर लो एक्स वाई प्लेन पर, वो एक सर्किल निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का सर्किल। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर अब मुझे निकालना है डाइवर्जेंस, और वेक्टर एफ क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया। अब मैं इस वेक्टर एफ का निकालने जा रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्जेंस, क्योंकि मुझे इसे ट्रिपल इंटीग्रेशन में पुट करना है। तो देखिए डाइवर्जेंस आप कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट, डी से याद रखेंगे, डॉट प्रोडक्ट आता है, डेल डॉट वेक्टर एफ। डेल की वैल्यू पुट कर ली, डॉट क्वेश्चन में वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, आई कॉम्पोनेंट डेल बाय डेल एक्स और यहाँ से 4x प्लस डेल अपॉन डेल वाई, डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ, माइनस का 2y स्क्वायर, के कॉम्पोनेंट ले लिया, डेल अपॉन डेल जेड
और ये आ गया जेड स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 4, विद रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस का 4y, दिस इज़ 4, और विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं, दिस इज़ 2z। तो ये आ गई डाइवर्जेंस की वैल्यू 4 माइनस 4y प्लस 2z। इसे डायरेक्टली रखो इंटीग्रेशन में, जो क्वेश्चन में उसने इवैल्यूएट कराया है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग वेक्टर एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू डाइवर्जेंस एफ। डाइवर्जेंस की मैंने वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो सिलेंडर में सबसे पहले जो आपको लिमिट क्लियर है वो लिमिट क्लियरली दी गई हैं, जो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। z की लिमिट है z इक्वल्स टू 0 से लेकर z इक्वल्स टू 3 तक। मुझे ट्रिपल इंटीग्रल इवैल्यूएट करना है, मैं इसमें सबसे पहले z की लिमिट पुट कर रही हूँ। बाद की लिमिट बाद में देखेंगे कि x y की लिमिट आपको क्या लेनी है। तो चलिए करते हैं सबसे पहले z के रिस्पेक्ट में। डबल इंटीग्रल 4 माइनस 4y इंटू जेड, ये रखा, और 2z का इंटीग्रेशन 2z स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, z स्क्वायर ये बचा, और लिमिट इस पर लगा दी आपने 0 से 3, और रिमेनिंग आपके पास बच गया dy dx। लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। डबल इंटीग्रल, दिस इज डबल, ये आ गया 4 माइनस 4y, और z की वैल्यू आपके पास है 3 प्लस 9 dy dx। मैंने यहाँ से 3 भी कॉमन ले लिया और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जैसे 3 कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 4y ये बचेगा और प्लस का 3 ये बचेगा, तो 4 प्लस 3 ये आपके पास आ जाएगा 7, माइनस का, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिस इज 4, ये आ गया 7 माइनस 4y, और ये अब आपके पास रिमेनिंग बचा dy dx। क्वेश्चन मैं यहाँ तक ले आई, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस आती हूँ dy dx। तो dy dx मतलब मैं अब xy प्लेन में हूँ, और xy प्लेन के लिए उसने बहुत क्लियरली कहा है कि जिसका बेस है वो सर्कुलर बेस है, सर्कुलर सिलेंडर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का मैं सर्किल ड्रॉ कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ करके रखा है। देखिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया xy प्लेन के अंदर। अब इस xy प्लेन के अंदर जो सर्किल ड्रॉ किया, तो इस सर्किल का सेंटर तो 0 पर होगा और रेडियस जो गिवन है 2। अब आपकी चॉइस है, डबल इंटीग्रल है, यूनिट 4 में पढ़ चुके हो। चाहे तो क्वेश्चन की लिमिट x और y के टर्म में निकाल लो, या क्वेश्चन की लिमिट पोलर में। अगर सर्किल दिया है तो मुझे तो क्वेश्चन इजी लगता है करना पोलर से, तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज कर रही हूँ। तो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए x की वैल्यू r cos थीटा पुट करेंगे और y की वैल्यू r sin थीटा, ये आप पुट करते हैं। इसकी हेल्प से आपके पास जो सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये कन्वर्ट हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब r इक्वल्स टू 2 का सर्किल। ये लिख दिया मैंने पोलर का इक्वेशन सर्किल का। कैसे निकाला वो मैंने आपको समझा दिया कि r इक्वल्स टू 2 का सर्किल है ये। अब यहाँ पर आ जाते हैं dx dy। तो जब भी हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो dx dy कन्वर्ट होगा मॉड ऑफ j dr d थीटा, r और थीटा में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू ऑलरेडी बता दी, तो j की वैल्यू, जैकोबियन की वैल्यू जो निकल के आती है वो निकल के आती है r, दिस इज r dr d थीटा, ये वैल्यू निकल के आती है जैकोबियन की। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, लिमिट्स अभी बताते हैं कैसे निकाल रहे हैं। तो क्वेश्चन बन गया 7 माइनस का 4, y की वैल्यू पुट कर लो r साइन थीटा, ये आपने पुट कर ली। dx dy की वैल्यू हो गई r dr d थीटा। अगर मैं इसे सेपरेट भी कर लूँ, r से भी अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, तो दिस इज 7r माइनस का 4r स्क्वायर साइन थीटा, और ये बना अब आपके पास dr d थीटा। अब मैं आती हूँ r की लिमिट पर। अब देखिए r की लिमिट, जब हमें r की लिमिट लेनी है तो आप एक रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करेंगे जो सेंटर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा, सर्किल तक जाएगा। इस रेडियस वेक्टर को ड्रॉ करें। तो ये जो आपने r ड्रॉ किया है ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओरिजिन से। ओरिजिन पर r की वैल्यू कितनी है, 0, और ये कहाँ तक टच किया, सर्किल की बाउंड्री को टच किया। सर्किल की बाउंड्रीज पर
अगर आप देखें तो आर की वैल्यू किसे टच कर रहा है, सर्किल को, तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 2। तो आर की लिमिट जो आपके पास आ गई 0 से 2। अब ये रेडियस वेक्टर पूरे सर्किल को बनाने के लिए कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करता चला जाएगा। पूरे सर्किल को बनाने के लिए रेडियस वेक्टर मूव कर रहा है, तो कितना मूव कर रहा है पूरा सर्किल बनाने के लिए, 0 से 2 पाई। ये बन गई थीटा की लिमिट। तो आर के रेस्पेक्ट में अगर आप इसे इंटीग्रेट कर लें तो 0 से 2 पाई आपके पास ये आ गया, और इसमें 3 भी बाहर था, 3 बाहर चल रहा है। तो ये आपके पास बनता है 7r² / 2 माइनस का 4r³ / 3 इंटू साइन थीटा, और इसमें रख लो अब आर की लिमिट, और आर की लिमिट अब आपके पास है 0 से लेकर 2 तक, ये आर की लिमिट है। अब इसमें आप आर की लिमिट अप्लाई कर लो तो आपको इजीली आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये इंटीग्रेशन बहुत सिंपल हो जाएगा। दिस इज डी थीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू 3, 0 से 2 पाई r² हो गया 4, 2 ऑलरेडी रखा है तो 7 इंटू 2 14, यहाँ से माइनस का 4 इंटू 8/3 इंटू साइन थीटा डी थीटा, ये बचा अब आपके पास इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर अब आप आ जाते हैं, तो नेक्स्ट अगर आप इसे इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो 3 ये 14 थीटा आपके पास ये आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस 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 बन गया प्लस, और 32/3 आपके पास ये बना कॉस थीटा, जिसकी लिमिट आ गई 0 से 2 पाई। आप इस पर लिमिट अप्लाई कर लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 3, 14 इंटू 2 पाई प्लस 32/3 कॉस 2 पाई, 0 रखोगे 0, और लास्ट में आंसर मिलेगा 32/3 कॉस 0। कॉस 2 पाई 1 और कॉस 0 भी 1, तो ये दोनों ही टर्म आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट। तो आपके पास ये बना 28 पाई, तो ये, और इसकी मल्टीप्लाई हो गई 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ गया, ये आ गया आपके पास 84 पाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाता है 84 पाई। तो चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए पार्ट बी है, ये स्टोक्स थ्योरम पूछा है, और इसमें भी उसे सिंपली इवैल्यूएट ही कराया है। वेक्टर एफ डॉट डी आर अलॉन्ग कर्व सी, वेक्टर एफ उसने दे दिया, अब वो सी के बारे में बता रहा है कि सी क्या है। सी इज़ द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के लिए उसने वर्टेक्स प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी स्टोक्स थ्योरम है। सबसे पहले थ्योरम का स्टेटमेंट, लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग सी वेक्टर एफ डॉट डी आर इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल एस, मतलब सरफेस इंटीग्रल एस कर्ल एफ डॉट एन कैप डी एस। अब यहाँ पर आप देखिए उसने कहा वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर निकालो, तो इसका मतलब आप अपने क्वेश्चन में लाइन इंटीग्रल को किस में कन्वर्ट करोगे, सरफेस इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल के अंदर रखने के लिए जो जो टर्म रिक्वायर्ड है वो निकालते जाओ और इंटीग्रेशन में पुट करते जाओ। कर्ल एफ, डेल क्रॉस एफ निकालेंगे, एन कैप यूनिट नॉर्मल टू सरफेस होता है, डी एस मतलब सरफेस का जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन पर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इन तीनों वर्टेक्स को ध्यान से देखूं तो z जो वर्टेक्स है तीनों में 0 है। अगर ये तीनों में 0 है z कोऑर्डिनेट, तो मतलब पूरी की पूरी फिगर एक्स वाई प्लेन में बनेगी, इसीलिए ds इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन पर है। तो ds की वैल्यू कैसे लिखते हैं, dx dy डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ n कैप, मतलब सरफेस का नॉर्मल डॉट। अब एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, z डायरेक्शन में, जिसका यूनिट वेक्टर होता है k कैप। तो dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी फिगर आपको समझ में आ गई होगी, और क्वेश्चन में जो गिवन f है वो भी मैंने लिख दिया कि f की वैल्यू आपको क्या गिवन है। तो सबसे पहले मेरा काम है कर्ल f निकालना। कर्ल f कैसे निकालते हैं, डेल क्रॉस f, तो c से याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो डेल क्रॉस f। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट बनाइए, फर्स्ट रो i j के, सेकेंड रो डेल के कॉम्पोनेंट, और थर्ड रो वेक्टर f के कॉम्पोनेंट आप लिख लीजिए। फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करिए, आई कैप मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है। तो चलिए इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ, देखती हूँ कि कर्ल एफ की वैल्यू क्या आती है। तो दिस इज इक्वल्स टू आई कैप डेल अपॉन डेल वाई एक्स प्लस जेड 0, डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर ये भी 0, माइनस का जे कैप डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ से आपके पास आ गया एक्स प्लस जेड, तो ये बना आपके पास माइनस का 1, और विद रिस्पेक्ट टू जेड करोगे तो ये 0, प्लस का के कैप के साथ दिस इज 2x माइनस का 2y,
तो आंसर आपके पास आता है जे कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई के कैप, दिस इज इक्वल्स टू कर्ल एफ। अब आते हैं एन कैप। एन कैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस ट्रायंगल को ड्रॉ किया जिससे आपको समझ में आ सके क्या है। आपने एक्स वाई प्लेन बना लिया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0 ए बी सी। तो जब भी हम बाउंड्री पर चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं और सरफेस के अंदर आ गए तो आप इसके अंदर रीजन के अंदर हैं। तो ये तो आपके पास कर्व सी होगा और ये अंदर आपके पास आ जाता है एस। अब पूरी की पूरी फिगर एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन अब इस पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करें तो वो जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए एन कैप की वैल्यू क्या होगी, के कैप। तो क्वेश्चन में एन कैप आपको मिल गया के कैप। नेक्स्ट आते हैं डीएस। डीएस की वैल्यू dx dy, फॉर्मूला लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय एन कैप मतलब के कैप डॉट के कैप और के डॉट के बन गया 1 मतलब dx dy। अब इंटीग्रेशन के अंदर आपको जो रखना है वो वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो रखना है कर्ल एफ डॉट एन कैप की वैल्यू। तो कर्ल एफ वेक्टर आपके पास ये रहा, इसका डॉट प्रोडक्ट एन कैप के साथ करेंगे तो के डॉट के का ही प्रोडक्ट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो चलिए बस अब इंटीग्रेशन करना बचा है, इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है वेक्टर एफ डॉट डी आर, दिस इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन कैप की वैल्यू 2 टाइम्स एक्स माइनस वाई, ये आ गए dx dy। अब डबल इंटीग्रल आ गया है, डबल इंटीग्रल को आपको लिमिट्स लेनी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर dx dy ना लिखकर मैं इसकी लिमिट जो सेट कर रही हूँ वो dy dx में कर रही हूँ, आपकी चॉइस आप कैसे भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे डबल इंटीग्रल में लिमिट लेनी है तो मुझे इन लाइंस के इक्वेशन चाहिए जैसे यूनिट 4 में चाहिए था। तो सबसे पहले ओ ए लाइन पर आते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आती हूँ ए बी लाइन पर, ए बी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है और कितने डिस्टेंस पर, 1 के डिस्टेंस पर, तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया x इक्वल्स टू 1। अब मैं आती हूँ ओ बी लाइन पर, तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आप इस तरह से निकालते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे निकालते हैं। लेकिन मुझे इसके निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, x और y कोऑर्डिनेट 0 0, x और y कोऑर्डिनेट 1 1, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट सेम है। तो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x। तो अब मैंने लिमिट ली, अंदर y की मैंने सेट की है, तो पैरेलल टू y एक्सिस एक स्ट्रिप को ड्रॉ कर लीजिए और शेड कर लीजिए। अब इस स्ट्रिप का जो लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट है, कौन से लाइन को टच करता है, वो कौन से लाइन पर है, वो ओ ए लाइन पर है। और इस ओ ए लाइन पर y की वैल्यू कितनी है, 0, तो y की लोअर लिमिट तो आ गई 0। अब इस स्ट्रिप का अपर पॉइंट किस लाइन पर है या किस लाइन को टच करता है, वो टच करता है ओ बी लाइन को, और ओ बी लाइन पर y की वैल्यू है x, तो y की लिमिट तो आ गई 0 टू x। अब ये पूरे रीजन को कवर करने के लिए स्ट्रिप चलना शुरू करेगी और चलते चलते पूरे रीजन को कवर करेगी। तो चल कौन सी एक्सिस पे रही है, एक्स एक्सिस पे चल रही है और 0 से लेकर 1 तक। तो x की आपके पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 1 तक। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं, 2 टाइम्स 0 से 1 y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 जिसकी लिमिट है 0 से x, और ये बचा अब आपके पास dx ओनली। तो यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर लो। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 2 टाइम्स 0 से 1, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, और इसे भी सिंप्लीफाई कर लूँ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल, तो ये बचा ओनली एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया एक्स क्यूब बाई 3 जिसकी लिमिट है 0 से 1, और आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 1/3। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह हमने 22-23 का कंप्लीट सॉल्यूशन डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आप लास्ट ईयर के पेपर्स को कम्प्लीटली सॉल्व करें। क्वेश्चन में चॉइस है लेकिन आप उन्हें कम्प्लीटली सॉल्व करें, तो इससे आपका ईच एंड एवरी टॉपिक ईजिली रिवाइज हो जाता है। तो आई थिंक आपको ये वीडियोज़ पसंद आए और ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।